Hello and good morning to everyone. Today we are starting the chapter we have left half. We have covered half of the chapter and now half of the chapter of this is remaining. So in the previous video we have reached till here, till judiciary. So from this video we will start from there only. जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था पिछले वीडियो में वहीं से शुरुआत करते हैं इसकी. सो पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे. इसमें एडवाइस टू द प्रेसिडेंट हम लोगों ने पढ़ लिया था. जुडिशरी के बारे में थोड़ा बहुत मैं डिस्कस किया था. तो वापस शुरुआत हम यहीं से करते हैं जुडिशरी से ही. सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन कि इंडियन गवर्नमेंट के जो है इंडियन गवर्नमेंट को 3 डिफरेंट भागों में बांटा गया है गवर्नमेंट सिस्टम को. एक होता है लेजिस्लेटिव, एक होते हैं आपके एग्जीक्यूटिव्स और एक होते हैं आपके जुडिशरी. लेजिस्लेचर जो होता है वो आपका लॉ बनाता है, लॉ मेकिंग. इनका काम होता है लॉ एग्जीक्यूट करना, मतलब जो लॉ बनाया है उसको फुलफिल करना, उसको लागू करना पॉलिसीज़ को. ये पॉलिसी बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, ये लोग लॉ और पॉलिसी को फॉलो करते हैं. और इस लॉ इनका काम होता है जुडिशिएट करना, जुडिशरी का. इसका मतलब ये कि देखना क्या इन लोगों ने लॉ जो बनाया है वो सही है कि गलत है, और ये लोग जो एग्जीक्यूशन कर रहे हैं लॉ का क्या वो सही तरीके से कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्या पब्लिक के वेलफेयर के लिए हो रहा है नहीं हो रहा है. ये पूरा काम होता है जुडिशरी का. इंडियन जुडिशरी में हाई कोर्ट्स आते हैं और एक हायरार्की चलती है कोर्ट्स की. हायरार्की मतलब एक ऑर्डर चलता है. सबसे ऊपर कोर्ट्स में माना जाता है इंडिया में सुप्रीम कोर्ट को, सबसे हाईएस्ट कोर्ट इंडिया का सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं बहुत सारे हाई कोर्ट्स. हाई कोर्ट हर स्टेट में एक होता है या किसी को 2-3 या 2-1 स्टेट्स के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है. और हाई कोर्ट्स के नीचे आते हैं आपके सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स. ओके, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं. सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स को हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी बोलते हैं. सब ऑर्डिनेट कोर्ट जो है 3 तरीके के होते हैं आपके, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर. एक होता है सिविल कोर्ट्स जो सिविल केसेस निपटाता है, एक होता है कोर्ट ऑफ सेशन जो क्रिमिनल केसेस निपटाता है, और एक होता है रेवेन्यू कोर्ट्स जो मतलब पैसे वैसे थोड़ा धोखाधड़ी वाले केस होते हैं जिले के अंदर वो निपटाया होता है. सिविल केस और क्रिमिनल केस में अंतर है. क्रिमिनल केस में किसी की डेथ होना, किसी के फिजिकल नुकसान पहुँचाना किसी को, वो सब होता है. सिविल कोर्ट में मतलब किसी को मानहानि का नुकसान पहुँचाना, वो सारे केसेस होते हैं. सिविल कोर्ट के जज को हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, और कोर्ट ऑफ सेशन के जज को हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस, दोनों ही. और रेवेन्यू कोर्ट्स का जो होता है रेवेन्यू बोर्ड होता है रेवेन्यू जज के लिए. ओके, इस तरीके से जो है हमारे इंडिया की जुडिशरी वर्क करती है. अगर आपको सबसे पहले अगर कोई केस कहीं फाइल करना है तो आप सबऑर्डिनेट कोर्ट में करेंगे. अगर आपको वहाँ की हियरिंग से समझ में नहीं आता है या आपको वहाँ के डिसीजन अच्छा नहीं लगता है कि इन्होंने गलत डिसीजन लिया है या इनके डिसीजन से खुश नहीं है, तो आप जा सकते हैं अपने सुप्रीम हाई कोर्ट. और हाई कोर्ट से भी अगर मज़ा नहीं आता आपको तो यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट. ओके, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं आगे, इसी के बारे में बातचीत है पूरी चैप्टर में. देखिए यहीं पे लिखा हुआ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात हो रही है, किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन होता है. नंबर ऑफ जजेस कितने होते हैं सुप्रीम कोर्ट में. सो एज पर आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, उसके आर्टिकल 124 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पार्लियामेंट ऑफ मेकिंग अ लॉ कैन चेंज द नंबर ऑफ जजेस. प्रेजेंटली देयर आर 33 जजेस एंड चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट. तो अभी 33 जजेस हैं इंडिया में सुप्रीम कोर्ट में, और एक चीफ जस्टिस है इंडिया का. अभी चीफ जस्टिस जो है इंडिया के वो कौन है, अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है S.A. बोबडे. ठीक है, इनके चेंज होते रहते हैं, हम नाम देखते रहिएगा इनका. अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, अपॉइंट कैसे होते हैं जजेस. तो अपॉइंटमेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर मेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है इनको. द प्रेसिडेंट कंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बिफोर मेकिंग सच अपॉइंटमेंट. तो किससे कंसल्ट करना पड़ता है इनको, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ता है अपॉइंटमेंट करने से पहले. क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए जजेस की, तो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ये तो होता ही होता है. शुड हैव वर्कड एज अ जज इन एन हाई कोर्ट और 2 और मोर कोर्ट्स कंटिन्यूसली फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स. तो कंटिन्यूसली 5 साल तक एक हाई कोर्ट में एज अ जज काम करना कंपलसरी है, या एक एडवोकेट की तरह काम करना जरूरी है 10 साल तक एट द हाई कोर्ट. इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट. मतलब प्रेसिडेंट की निगाह में जो है अच्छा काम करने वाला होना ज़रूरी है. तो चूज़ तो प्रेसिडेंट करता है, कहीं ना कहीं चूज़ दो जो है CGI करता है. CGI जिसको बोलेगा प्रेसिडेंट को, उसको बस शपथ दिलानी होती है, बस नाम लेना होता है उसका. मेन तो ये पावर जो है आजकल एक कोलिजियम सिस्टम चलता है इंडिया में कि CGI जो है अपने कुछ सीनियर जजेस के साथ जो है बैठ कर डिस्कस कर लेता है किसको बनाना CGI अगला, या अगला जज किसको सिलेक्ट करना है, और उसको प्रेसिडेंट कर लेता है सिलेक्ट. टेन्योर ऑफ जजेस, तो जजेस को जो है CGI को जो है पोस्ट होती है 65 ईयर्स तक एज मिलती है इन लोगों को. एज 65 ईयर्स के बाद ये लोग जो है रिटायरमेंट हो जाता है इन लोगों का. 60 ईयर्स से 65 ईयर्स होता है इनका. आगे देखें, पे और अलाउंस जो है इनका पहले डिसाइड हो जाता है. ओके, पे और अलाउंस आर डिसाइडेड बाय लॉ. और उसके बाद इंडिया का जो होता है ना राज को, जिसको हम बोलते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, वहाँ से कटता है ये.
इम्यूनिटीज ऑफ जजेस, इम्यूनिटीज इनके पास बहुत सारी है। नो पर्सन और इंस्टीट्यूशन कैन पब्लिकली क्रिटिसाइज द वर्क्स ऑफ ऑनरेबल जजेस, इनके काम को आप पब्लिकली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, मतलब जाके मीडिया सामने नहीं बोल सकते कि यार इसने मेरा केस गलत कर दिया या ऐसा वैसा, बिल्कुल भी नहीं। इवन द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट क्रिटिसाइज एनी ऑफ जजमेंट इंडिविजुअली और इन कंबाइंड मैनर, और लोकसभा राज्यसभा इन सब में भी जाकर कोई भी मंत्री इनके बारे में बातचीत ही नहीं कर सकता किसी केस के बारे में, ये इतनी पावर मिलती है इनको। ओथ बाय जजेस, ओथ जो है शपथ लेना इनका जो है चलता है। शपथ कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट दिलवाता है शपथ, क्योंकि चूज भी प्रेसिडेंट ही करता है। बैन ऑन प्रैक्टिसिंग बाय जजेस, तो रिटायरमेंट के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस कहीं और जाके और कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम नहीं कर सकते। वैसे अभी हाल ही में जो है एक हुआ है हमारा कि जो मिश्रा जी थे, इससे पहले जो CGI थे, उनको सरकार ने जो है राज्यसभा में सीट दे दी। तो बोला जाता है कि ये जो बैन लगा हुआ है प्रैक्टिस पे, उसका उल्लंघन किया सरकार ने अभी। खैर सरकार कहती है कि हमने पोस्ट थोड़ी दी है, हमने तो उनको सीट दी है भैया। सीट देना पोस्ट देने में अंतर होता है। जुरिस्डिक्शन एंड पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की कुछ पावर होती है जैसे कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, जैसे मान लीजिए यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या एक और दो स्टेट्स की लड़ाई हुई है या कुछ विवाद हुआ है, तो ये इस तरीके के केसेस जो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, ना कि हाई कोर्ट के पास, क्योंकि हाई कोर्ट के तो अपने अपने अलग अलग जज अपने अपने वो होते हैं हाई कोर्ट हर स्टेट के। तो जिस स्टेट के हाई कोर्ट में जाएंगे उस स्टेट की ज़्यादा वो तारीफ करेगा या उसका साइड लेगा। इसलिए इस तरीके के केसेस जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या दो स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होते हैं, वो कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। एपेलेट जुरिस्डिक्शन, जैसे आपने बात करी कि अगर आप उनके डिसीजन से खुश नहीं हैं तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट तक। तो सुप्रीम कोर्ट की पावर होती है कि नीचे से जो आते हैं केसेस नीचे वाले कोर्ट से, उनको सुनना। कंसल्टेटिव फंक्शन, आर्टिकल 143 में ये लिखा गया है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो CGI से या सुप्रीम कोर्ट से जो है कंसल्ट कर सकता है किसी भी बेसिस पे, किसी भी टॉपिक पे, कि कुछ अगर मैटर समझ में नहीं आता है अगर प्रेसिडेंट को। तो जुरिस्डिक्शन जुडिशियल रिव्यू, अगर गवर्नमेंट कोई लॉ पास करती है, लॉ लाती है, तो लॉ सही है गलत है, क्या वो लोगों के खिलाफ तो काम नहीं कर रहा लॉ, तो हर लॉ का जुडिशियल रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, हर जजमेंट का, हर एक बात का रिकॉर्ड रहता है हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। हर एक जजमेंट की बात लाइन को जो टाइप करके रिकॉर्ड करके रखा जाता है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है हमारा राइटिंग में। अदर वर्क्स बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट की इंक्वायरी करना, देखते रहना उनको, हाई कोर्ट को देखते रहना। टू डिसाइड सर्विस कंडीशन, प्रमोशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ऑफ हिज ओन स्टाफ, अपने खुद के स्टाफ जो होता है काम करता है उनकी सर्विस कंडीशन को बढ़ाना कम करना। पावर टू पनिश एनी पर्सन, ये तो होता ही है, जो भी इंसान गिल्टी मिलेगा उसको पनिश तो कर सकता ही है सुप्रीम कोर्ट। यही नहीं कर पाएगा तो भाई काम क्या उसका, कौन मानेगा उसकी बात। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। हमने पूरा यूनियन गवर्नमेंट पढ़ लिया, किस तरीके से यूनियन गवर्नमेंट काम करती है, हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो पूरा यही देखा था बहुत देर तक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट, के स्टेट किस तरीके से वर्क करता है, स्टेट की सरकार कौन कौन सी होती है। तो जैसे हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट में थी लोकसभा और राज्यसभा, वैसे स्टेट गवर्नमेंट आपकी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है आपकी, देखिए ज़रा। अंडर द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिस्चार्ज देयर फंक्शन रिस्पेक्ट ऑफ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो स्टेट की खुद की भी एक लेजिस्लेचर, एक अलग से एग्जीक्यूटिव और अलग से जुडिशरी होती है। हमने बात करी जुडिशरी में हाई कोर्ट होता है स्टेट के पास। स्टेट लेजिस्लेचर, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी अ स्टेट लेजिस्लेचर इन एवरी स्टेट, हर स्टेट के पास अपनी खुद की सरकार होना कंपलसरी है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर या स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट विच शैल कंप्राइज ऑफ द गवर्नर एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर्स कौन होते हैं? आपके MLAs होते हैं, जो हम बोलते हैं ना विधायक बोलते हैं, जिसको हम विधायक होते हैं आपके स्टेट लेजिस्लेचर्स, यहाँ बोल सकते हैं मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इन मध्य प्रदेश देयर इज ओनली वन स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए होता क्या, जैसे अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आपने देखा होगा एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है, ओके। वैसे ही जो है स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विधानसभा, ओके। विधानसभा में कौन आता है बैठने, सिलेक्ट होने आते हैं MLAs। MLAs का मतलब ही होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधायक कहते हैं हिंदी में। तो विधायक जो हम लोग चूज़ करते हैं ना, हर जिले से एक विधायक सिलेक्ट होता है। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा विधायक बनेंगे उस पार्टी की सरकार बन जाएगी स्टेट के अंदर, ठीक है। असेंबली में जो सरकार उसी की बनेगी। इस तरीके से वर्किंग चलती है। और जैसे यहाँ पे राज्यसभा होता है एक और चेंबर, स्टेट के पास होता है स्टेट काउंसिल, ठीक है। स्टेट काउंसिल जो है हर स्टेट में नहीं होती है, वैसे देखा जाए तो जिस स्टेट को लगता है कि हमारे यहाँ होनी चाहिए काउंसिल, वो स्टेट अपनी मर्जी से बना लेता है, ठीक है। इस तरीके से काम चलता है। वैसे हमारे MP की बात यहाँ पे लिखी है कि MP के पास स्टेट काउंसिल नहीं है, सिर्फ यही है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ही है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा। तो विधानसभा बिल्कुल लोकसभा की तरह ही काम करता है। इसमें भी मैक्सिमम 500 लोग हो सकते हैं और 60 से कम नहीं हो सकते।
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में असेंबली की 230 सीट्स हैं, अभी 230 एमएलए चुनकर आते हैं यहाँ पर पूरे एमपी से। इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे सिलेक्ट होना पड़ता है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड डायरेक्टली बाय सेक्रेट बैलेट। जैसे हमारे लोकसभा के वोटिंग नहीं होती है, वैसे हमारी इसकी वोटिंग भी होती है, बिल्कुल सेम टू सेम। अभी मैंने देखा होगा विधायकों की वोटिंग होती है, जितने विधायक जिसके ज़्यादा सिलेक्ट हो जाते हैं उसका वो लोग सीएम चुन लेते हैं, बिल्कुल वैसी ही होती है। अगर आपको वोटिंग करने के लिए बिल्कुल सेम वही है, 18 साल से होना ज़रूरी है, वोटर लिस्ट में नाम होना ज़रूरी है, और आपको जो है मतलब अनफिट डिक्लेयर नहीं करते कोई कोर्ट या कोई इलेक्शन कमीशन। और क्वालिफिकेशन फॉर अ कैंडिडेट, मतलब खड़े होने के इलेक्शन में आपको इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है, आपकी एज 25 से ज़्यादा होनी चाहिए, आपके पास कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का आपको वो नहीं होना चाहिए हिस्सा। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं होना चाहिए, आप गवर्नमेंट ऑफिसर जो होते हैं ना वो इलेक्शन में खड़े नहीं हो सकते। शुड नॉट हैव डिक्लेयर्ड अनफिट टू कंटेस्ट इलेक्शन, मतलब दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए, पागल वागल इंसान खड़े नहीं हो सकते इलेक्शन में। फुलफिल द कंडीशन लेट डाउन बाय पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर लॉ और कुछ पास करती है गवर्नमेंट तो उस पर भी खड़े होना ज़रूरी है। टेन्योर वही 5 साल। राइट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट जैसे कि लोकसभा के पास होते हैं वैसे बिल्कुल पावर सेम टू सेम स्टेट की पावर जो है इसके अंदर होती है। अंतर से ये कि लोकसभा कोई लॉ बना सकती है पूरे इंडिया के लिए, और स्टेट की असेंबली बना सकती है लॉ पूरे अपने स्टेट के लिए, सिर्फ अपने एरिया का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं दोनों में, ठीक है। बाकी सब बिल्कुल फंक्शन बिल्कुल सेम है। स्टेट एग्जीक्यूटिव की पावर बिल्कुल सेम है। जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है प्रेसिडेंट, वैसे ही यहाँ पर होता है इनका गवर्नर। इन दोनों की पावर बिल्कुल सेम है। जैसे प्रेसिडेंट की जो पावर्स थी वो गवर्नर की पावर भी वही है कि पूरा गवर्नमेंट की पावर कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर गवर्नर क्या करता है, काम करता है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इज मेड बाय प्रेसिडेंट, चुनता कौन है इसको, प्रेसिडेंट चुनता है गवर्नर को। इन प्रैक्टिस अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर इज मेड बाय प्रेसिडेंट एज पर द एडवाइस ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बताते हैं प्रेसिडेंट को कि आप इस इंसान को गवर्नर बना दीजिए। क्योंकि गवर्नर जो क्या करता है, गवर्नर एक लिंक होता है। गवर्नर को हम बोलते हैं गवर्नर इज अ लिंक बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जैसे स्टेट गवर्नमेंट है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, आपका गवर्नर, और इस गवर्नर को चुनता कौन है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट चुनती है। तो गवर्नर करता क्या है, गवर्नर बिल्कुल वैसे वैसे काम करता है जो प्रेसिडेंट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सिर्फ 2-4 काम और एक्स्ट्रा होते हैं इसके, जैसे कि मान लीजिए कोई लॉ पास कर रही है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो लॉ पास करने के लिए साइन करवाना आना पड़ेगा गवर्नर के पास। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर लॉ पास करती है तो साइन करवाने जाना पड़ेगा किसके पास, प्रेसिडेंट के पास। तो वैसे यहाँ पर भी यही चलता है। पर इस केस में क्या हो सकता है कि गवर्नर अगर चाहे तो इस पर साइन ना करके पहले पूछ सकता है प्रेसिडेंट से कि भैया मैं इस पर साइन करूँ कि नहीं करूँ। और प्रेसिडेंट किससे पूछेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि भैया ऐसा ऐसा कानून पास हो रहा है स्टेट में, क्या होने दें कि नहीं होने दें। तो इस तरीके से क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जो है पावर जो है उसको एक्सरसाइज करती है स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है। जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चाहेगी ऐसे कुछ लॉ पर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कुछ भी लॉ पास नहीं कर सकती कुछ भी आकर, क्योंकि फिर गवर्नर को उससे साइन करवाना पड़ेगा उनको। और गवर्नर चाहे तो साइन करने से पहले पूछ सकता है इनसे, और फिर अगर इनसे पूछ लिया तो फिर वही लेंगे इसका डिसीजन कि लॉ पास करना है कि नहीं करना है इस पर, ठीक है। आगे बढ़े तो उसमें आगे लिखा है गवर्नर के क्वालिफिकेशन सिलेक्ट होने के लिए, तो सब कुछ क्वालिफिकेशन वही है, सिर्फ आपकी एज जो 35 ईयर्स होनी चाहिए, और आपको जो है पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर नहीं होना चाहिए। अगर आप उसमें मेंबर पहले से ही हैं तो पहले आप उसका पद छोड़िए, बाकी आपको फिर बाद में गवर्नर बनाया जाएगा। पे अलाउंस सब बिल्कुल वही है, तो टेनर का टाइम डिसाइड हो जाते हैं बिल्कुल ही। पावर ऑफ द गवर्नर बिल्कुल वैसी है प्रेसिडेंट जैसी, एग्जीक्यूटिव पावर होती है इसके हाथ में। ये चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, जैसे कि वहाँ पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को, वैसे यहाँ गवर्नर अपॉइंट कर लेते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर को। लेजिस्लेटिव पावर बिल्कुल वही है, ऑर्डिनेंस प्रमूल करना, फाइनेंशियल पावर्स, अदर पावर्स, जितनी पावर्स हमने देखी थी प्रेसिडेंट के पास बिल्कुल पावर बिल्कुल सेम टू सेम है गवर्नर के पास भी, ठीक है। ये लोग चाहे तो मतलब चीफ मिनिस्टर को ये भी एडवाइस दे सकता है कुछ भी किसी बात पर, बिल पास करना हो तो साइन करवाना इसके पास जाना पड़ेगा। प्रमोल का ऑर्डिनेंस, अगर असेंबली नहीं बैठी, विधानसभा नहीं बैठी है, अभी अपने काम में नहीं है, तो कोई लॉ पास करना है तो गवर्नर पास कर सकता है। ये ऑर्डिनेंस पावर जो प्रेसिडेंट के पास भी होती है। फाइनेंशियल पावर्स, स्टेट बजट टू बी प्रेजेंटेड एवरी ईयर, स्टेट बजट को हर साल प्रेजेंट करना पड़ता है गवर्नर के सामने, और गवर्नर के साइन करवाने पड़ते हैं, उसके बिना बजट पास नहीं होता। अदर पावर की बात वही है कि हमने जो बोला वीटो करवा सकता है, जैसे कि अगर कोई लॉ बन रहा है तो लॉ को जो है पूछ सकता है पहले प्रेसिडेंट से कि भैया पास होने दें कि नहीं होने दें, ठीक है, ये इसके अदर पावर्स में आ जाएगा। नेक्स्ट है चीफ मिनिस्टर, तो जैसा प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का, वैसे चीफ मिनिस्टर होता है एक स्टेट का, पूरी की पूरी पावर वही होती है। कॉन्स्टिट्यूट द कैबिनेट, जो कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर बनाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, वही कैबिनेट को बनाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बनाते हैं ये हमारे अपने हिसाब से कौन, चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट के लिए। कैबिनेट का मतलब होता है कि अपने मंत्री चुनना कि किस किस पोर्टफोलियो में किस किस कौन कौन सी मिनिस्ट्री किस किस मिनिस्टर को देनी है,
कौन सा बंदा काम अच्छा करेगा नहीं करेगा उस हिसाब से सिलेक्ट करना। लीडर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड द स्टेट, तो चीफ मिनिस्टर जो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर होता है और अपने स्टेट का भी लीडर होता है। लिंक बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर, ठीक है, गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में लिंक भी होता है ये पीएम सॉरी सीएम चीफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जैसे हमारे इंडिया की होती है लोकसभा की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, वैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट की भी होती है। इनकी भी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी कि अगर एक साथ काम करते हैं, अगर कोई डिसीजन लेना है सब एक साथ लेंगे हाँ बोलकर, नहीं लेना है सब एक साथ मना कर देंगे। टू डिसाइड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी ये लोग तो मिलकर बनाते हैं सारे चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर। लेजिस्लेटिव पावर वही बनाने वाली लॉ बनाने वाली पावर। फाइनेंशियल पावर बजट पास करना। जुडिशरी, ठीक है, स्टेट जुडिशरी हम लोग थोड़ा पढ़ चुके हैं। हाई कोर्ट का काम बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जैसा ही है, ठीक है। जैसे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कौन करता था, आपका प्रेसिडेंट, वहाँ यहाँ पर उनको अपॉइंट करेगा गवर्नर, ठीक है। मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट का नाम आता है वहीं स्टेट गवर्नमेंट के लिए गवर्नर का नाम आता है, बाकी लगभग सब कुछ सेम है। नंबर ऑफ जजेस जो है ये भी डिसाइड कौन करता है, गवर्नर करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन करेगा डिसाइड इसको भी। फंक्शंस एंड पे ऑफ अलाउंस, तो जिस तरीके से वहाँ पे एज 65 ईयर्स थी, यहाँ पर एज 62 ईयर्स है, बाकी इनको भी वही पेमेंट मिलता है जो पहले डिसाइड हो जाता है पहले से ही। क्वालिफिकेशंस के लिए बिल्कुल वही है, बस आपकी एज जो है वो 62 ईयर्स से ज़्यादा कमी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और आपको जो है वर्क आपने जो वहाँ पर जैसे था वहाँ पर आपको वर्क जो 5 साल करना कंपल्सरी है स्टेट हाई कोर्ट में, यहाँ पर आपको 10 साल वर्क करना ज़रूरी है, कहाँ पर, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, ठीक है। मतलब ऐसे चलता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो हाई कोर्ट में काम करना जरूरी है आपका पहले 5 साल, और अगर हाई कोर्ट का जज बनना है आपको तो आपको पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट में काम करना कंपल्सरी है 10 साल, ठीक है। पावर्स में वही है आपकी पावर्स, यहाँ पर इसके पास भी पावर वही है। प्राइमरी जुरिस्डिक्शन मीन्स सच केसेस कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन हाई कोर्ट, कुछ केसेस हाई कोर्ट में आएंगे डायरेक्टली, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट, अगर स्टेट के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट आया है तो सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास ही आएगा। द हाई कोर्ट गिव परमिशन टू द सुप्रीम कोर्ट इन एन अपील अगेंस्ट एनी डिसीजन गिवन बाय इट, अगर कोई डिसीजन हाई कोर्ट ने दिया है, कोई इंसान चाहता है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाए और डिसीजन को लेकर, तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी उसको हाई कोर्ट से कि भैया आपका डिसीजन है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके जाऊँ कि नहीं लेके जाऊँ, ये भी बहुत बड़ी पावर है। डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स के जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो पूरी करते हैं हाई कोर्ट्स। और बाकी यही सिविल केसेस क्रिमिनल केसेस तो करता ही है पूरा। एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन, कि अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन में गलती हुई है सरकार से तो उसको करेक्ट करने का काम भी इसका है, या सरकार कोई गंदा लॉ पास कर रही है, अगर कोई बहुत बेकार लॉ पास किया उसको देखने का काम इसका ही है। जुडिशल रिव्यू ये भी कर सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक थोड़ा सिंपल टॉपिक है हमारा यहाँ पर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। हमारे इंडिया में जो है 3 टायर गवर्नमेंट चलती है, 3 टायर गवर्नमेंट वर्क करती है। सबसे ऊपर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे काम करती है स्टेट गवर्नमेंट, और अब नीचे एक और आ गई, इसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, जो यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट और विलेज में होती है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट और विलेज गवर्नमेंट होती है। ये किस तरीके से वर्क करती है हम देखते हैं, क्या क्या होती है यहाँ पर देख लेते हैं फटाफट। तो लोकल गवर्नमेंट जो है इंडिया में चालू हुई है 1992 से चालू हुई है। लोकल गवर्नमेंट का फुल जो क्राइटेरिया चालू हुआ है जिसको हम बोलते हैं पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। देख सकते हैं पंचायती राज सिस्टम फॉर रूरल इंडिया, ये इस तरीके से वर्क करता है। 3 टायर होते हैं इसके अंदर। सबसे ऊपर होती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत, डिस्ट्रिक्ट के अंदर की पंचायत, फिर बीच में होती है जनपद पंचायत जो एक मिडल बॉडी होती है, और नीचे होती है विलेज में विलेज पंचायत या ग्राम पंचायत। ओके, ये जो है हमारा सिस्टम 1992 से शुरू हुआ है, पहले सिस्टम नहीं था ऐसा कुछ। ग्राम सभा क्या होती है, ग्राम सभा देर इज अ ग्राम सभा इन एवरी ग्राम पंचायत, हर ग्राम पंचायत में जो है आपकी हर गांव में ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा मतलब सारे के सारे वोटर्स जो वोट देने लायक लोग हैं उन सबकी एक कमेटी, ठीक है, उन सबकी कमेटी को मिलकर जो है हम लोग ग्राम सभा बोलते हैं। ग्राम सभा का जो हेड होता है वो सरपंच बोला जाता है उसको, ओके, और जो उसके नीचे होता है उसको और सरपंच, ठीक है। 5 लोगों की कमेटी होती है। सरपंच वो जो बैठते हैं आपके क्या बोलते हैं विधायक, क्या बोलते हैं इनको हम लोग, पंचायत जो बैठती है 5 लोग में जो उसका हेड होता है सरपंच बोलते हैं, और जो बाकी 4 होते हैं उनको और सरपंच। इनका काम जो होता है गांव में पूरा लॉ पास करना, गांव के डिसीजन लेना कि गांव में कौन सी ज़मीन किसकी होगी, गांव में कोई लड़ाई वड़ाई हो रही देखना। ये ग्राम पंचायत ये रही 5 लोगों का समूह होता है, ठीक है। इलेक्ट कौन करता है इनको, ये भी वोटिंग से इलेक्ट होते हैं। इनके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस इनके यही है कि मेन फंक्शंस इज टू लुक आफ्टर द विलेज। विलेज के अंदर जो वीकली हाट लग रहा है, मार्केट लग रहा है, फेयर लग रहा है, तो विलेज का ध्यान रखना, विलेज के अंदर जो है देख रखना, विलेज में कितने लोगों की जन्म हो रहा है, कितनों की डेथ हो रही है, कितने बीमार पड़ रहे हैं, सबका ध्यान यही रखते हैं। नेक्स्ट है जनपद पंचायत। जनपद पंचायत जो होती है डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर होती है। हर 5 या लोगों पे एक पंचायत बिठाई जाती है, एक इंसान सेलेक्ट होता है। ये जो है मिडल का काम करती है, यानी कि जिला पंचायत से कोई काम जो अगर या कोई लॉ पास करवाना है या कोई बात पहुँचानी है जिला पंचायत से ग्राम पंचायत, तो बीच में फिर ये जनपद पंचायत आती है।
नेक्स्ट आती है आपकी डिस्ट्रिक्ट और जिला पंचायत। जिला पंचायत जो है आपकी जिले में आती है, जैसे सीहोर जिला है तो सीहोर जिले की जिला पंचायत होगी, ठीक है, 5 साल के लिए सिलेक्ट होती है ये। और डिस्ट्रिक्ट पंचायत कॉन्स्टिट्यूट कंप्राइजिंग फॉलोइंग रिप्रेजेंटेटिव्स, फॉलोइंग लोग होते हैं इसके अंदर, जैसे कि ऑल द इलेक्टेड मेंबर ऑफ जिला पंचायत। जिला पंचायत के सारे लोग जो सिलेक्ट होकर आते हैं, यानी कि वोटिंग में खड़े बड़े होकर आते हैं, ऐसे डायरेक्टली नहीं आते। चेयरमैन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक, तो ये 2-3 बैंक होते हैं, सीहोर में हमारे ये भी हैं, ठीक है, सीहोर में भी है ना, नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक है हमारे पास, और एक हमारे पास ये सीहोर सरकारी बैंक भी है, ठीक है, ये सब इसके अंडर में ही आते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेड दैट डिस्ट्रिक्ट, तो अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर है जो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है तो अपने आप इसका मेंबर हो जाएगा जिला पंचायत का। ऑल द मेंबर्स ऑफ द जिला और द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और डिस्ट्रिक्ट, अगर कोई इंसान एमएलए है तो वो अपने आप मेंबर हो जाएगा जिला पंचायत का। जिला पंचायत के बारे में बहुत थोड़ी बातें लिखी हुई हैं, इसमें जो अलग अलग वार्ड्स में वोटिंग होती है, जैसे सीहोर में नहीं होती, अलग अलग वार्ड में बांट दिया जाता है इसको, ठीक है। जिला इसका मतलब होता है हमारा वो नगर पालिका, ठीक है, जिला पंचायत और सब कुछ नगर पालिका से ही काम करती हैं। आगे देख सकते हैं आप लोग इनके फंक्शन के यही हैं, एक्साइज कंट्रोल ओवर जनपद पंचायत, विलेज पंचायत, जो 2 पंचायत थी ना वो नीचे वाली, जनपद और विलेज, उन पर कंट्रोल करना, उनके साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करना, स्कीम उनके साथ डिस्कस करना, कौन सी स्कीम आई है नई, कौन सी नहीं आई है। ये सब कब से लागू हुआ? ये सब लागू हुआ हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1992 में आया। उससे पहले जो है हमारे पास ये 3 जो सिस्टम आपने देखे ना, ये तीनों जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और ये जनपद पंचायत, ये सिस्टम पहले नहीं था, ठीक है। 1992 में जो है अमेंडमेंट हुआ 73rd, उसके बाद से लागू हुआ। आगे आपको दिया गया क्या, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें आपको बताया गया अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता है। तो अर्बन में आपने देखा हुआ नगर पालिका होती है, नगर पंचायत होती है, और अगर आप भोपाल जाएंगे भोपाल आपको देखने को मिलेगी म्यूनसिपैलिटी, और अगर किसी बड़े शहर में जाएंगे दिल्ली मुंबई तो वहाँ देखने को मिलेगी आपको म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो म्यूनसिपैलिटी का काम क्या होता है, अपने जो सिटी होती है सिटी का देखरखाव करना, साफ सफाई करवाना उसकी, ओके। और मतलब उसको हम बोलते हैं ना म्यूनसिपैलिटीज़ जो हमारे नगर पालिका होती है, ऐसा हमने देखा हो किस तरीके से वर्क करती है। तो उसका भी जो प्रेसिडेंट होता है, उसका जो हेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको नगर पालिका अध्यक्ष बोलते हैं, या बोलते हैं म्यूनसिपैलिटी का प्रेसिडेंट, इंग्लिश में बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है। एज लिमिट जो बिल्कुल सब कुछ वही है, वोटिंग करने के लिए आपको 25 साल से ऊपर होना कंपलसरी है, बाकी सब वोटिंग बिल्कुल वैसी काम करती है इसकी भी। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है बड़ी बिग सिटीज़ में होती है, जैसे कि भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा, ये सब एमपी की बात कर रहे हैं हम। और अगर इंडिया की बात की जाए तो सबसे बड़ी मुंबई की है ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। इसका काम होता है वहाँ से टैक्स लेना, कलेक्ट करना, वाटर टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करना, और लोगों के लिए सड़क वड़क बनाना, काम करना। जो इसका हेड होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, उसको हम बोलते हैं मेयर, ओके, मेयर बोला जाता है उसको। फंक्शंस ऑफ लोकल बॉडीज़, फंक्शंस क्या होते हैं इनके लोकल बॉडीज़ के, तो मतलब वही सड़क वड़क पर लाइट वाइट देखना, सड़क देखना कि सही से बनी है कि नहीं बनी है, साफ़ सफाई रखना, वाटर सप्लाई लोगों को देना, कितने लोग बर्थ हुआ, कितनों की डेथ हुई, सब ध्यान रखना, फेयर ऑर्गेनाइज करवाना, मेले वेले लगवाना, लोगों की प्रोटेक्शन रखना, ठीक है। जितना भी काम एक जिले के अंदर, एक सिटी के अंदर होता है, वो सब करने का काम इनका ही है। आपने देखा होगा नगर पालिका हमारी किस तरीके से काम करती है, साफ़ सफाई मेंटेन करना, लोगों के घर पानी पहुँचाना, ओके। तो ये हमारी लोकल गवर्नमेंट्स हो गई हैं आजकल। लोकल गवर्नमेंट ज़्यादा मैं नहीं पढ़ा रहा इसलिए डीप में, क्योंकि पता ही हम लोग अपने आसपास देखते ही हैं नगर पालिका को काम करते हुए। आप गांव में देख सकते हैं पंचायत किस तरीके से काम करती है, कोई डिसीजन लेना होता है गांव में तो पंचायत कैसे लेती है, ओके। सो इन दिस चैप्टर ज़्यादा कुछ डीप था नहीं आपका, यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट बचा था इसका हमारा पहले पार्ट के बाद। बहुत ही बड़ा चैप्टर था वैसे तो ये, अगर मैं उसको 2 पार्ट में कवर नहीं करता तो ये वीडियो जो 1-2 घंटे के आसपास चली जाती है आराम से, और दिक्कत भी होती है मुझे बोलने में भी और इसको बनाने में भी लगातार, ओके। सो इन द लास्ट थैंक यू, चैप्टर हमारा यहाँ कवर हो गया ये वाला पूरा। आप चाहें तो दोनों वीडियो को साथ में देख सकते हैं, आपकी मर्जी, ओके। मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर, बाय।